अरे सुनती हो, कहाँ चली गई? जल्दी आओ जरा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। दिल से खुशी फूट रही है, किसी से छिपाए नहीं छिप रही। आ रही हूँ, बस आ ही रही हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या आसमान टूट पड़ा है? गला ही फाड़ दोगे क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात है वो भी किसी टूटे आसमान से कम नहीं। मुझे काम मिल गया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, लंबा चलने वाला काम। काम मिल गया है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है। हर बार 10 से 15 दिन काम करते हो, फिर महीने भर खाली बैठकर चिंता करते हो। घर तो मेरी सिलाई और बचत से चलता है। कभी लगता है कि रोज की रोटी तक भी नसीब ना हो। लेकिन इस बार बात अलग है कमला। ये कोई छोटा मोटा अस्थायी काम नहीं है। पूरे 3 महीने का ठेका मिला है, और मजे की बात यह है कि मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। इस बार हमारी हालत थोड़ी सुधर सकती है। ऐसा कौन सा काम मिल गया है जो 3 महीने तक लगातार चलेगा? ऐसा तो मैंने यहाँ कभी होते नहीं देखा। हमारे गांव में सरस्वती माता का मंदिर नहीं है। अब गांव के ही लोगों ने मिलकर ठान लिया है कि एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उसी मंदिर के निर्माण के लिए मुझे काम मिला है। ईंट गारा, लकड़ी पत्थर, सबका काम रहेगा। अरे वाह, यह तो सच में बहुत बड़ी और पुण्य की बात है। माता सरस्वती का मंदिर और उस काम में तुम्हारा हाथ लगना, ये तो सौभाग्य की बात है। इसी खुशी में आज कुछ मीठा बनाना चाहिए। चलो, आज खीर बना ही लेती हूँ। खीर? अरे कमला, 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से जुटती है, और तुम खीर की बात कर रही हो? आप चिंता क्यों करते हो? मैंने कुछ मुद्राएं बचा कर रखी हैं। सोच रखा था किसी खास मौके पर काम आएंगी, और इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। आज खीर बना ही लूंगी। और अब तो आपको 3 महीने तक काम भी मिला है, थोड़ी खुशी तो मना ही सकते हैं। कमला, तुम्हारा यही विश्वास और साथ है जो मुझे हर मुश्किल में खड़ा रखता है। 56 भोग तो पता नहीं मिलेगा या नहीं, पर इतना तो जरूर कह सकता हूँ, अब की बार इतनी कमाई जरूर करूंगा कि हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाए। आप बस मेहनत से काम करते रहो। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब मैं खीर बनाती हूँ। तुम जब लौटो तो हम साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। काम पर पहली बार जा रहा हूँ, देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते ही राघव काम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर सेठ राघव से बोलता है, अरे राघव, पहले ही दिन इतनी देर से आए हो। ये कोई तरीका है काम पर आने का? तुम समझते क्या हो खुद को? अगर ऐसे ही डील दोगे तो मुझे किसी और मजदूर को रखना पड़ेगा। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो वक्त की कद्र न करें। माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, मैं जानता हूँ कि देर करना गलत है, पर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आज एक बार माफ कर दीजिए। कल से मैं सूरज निकलने से पहले ही यहाँ पहुँच जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है राघव, पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अगर दोबारा देर हुई तो तुम्हें काम से हाथ धोना पड़ेगा। और हाँ, काम भले देर से शुरू किया है, मगर मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अब लग जाओ काम पर। जी ठेकेदार जी, आप देखना, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा, भरोसा कीजिए। राघव ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमला चावल खरीदने बाजार जाती है। अरे कमला, इतने दिनों बाद दिखाई दी तुम। क्या हुआ, सब कुशल तो है ना? और सुनो, आज वो सस्ते वाले चावल तो हैं नहीं जिनमें कीड़े वगैरह होते हैं। अगर कुछ लेना है तो बस अच्छे चावल ही हैं। अरे नहीं भैया, आज तो मैं कुछ खास लेने आई हूँ। मुझे खीर के लिए चावल चाहिए। खीर के चावल? वाह, क्या बात है। कहीं कोई खजाना हाथ लग गया क्या? तुम तो जानती हो, ये खीर वाले बासमती चावल सस्ते नहीं हैं। 100 ग्राम की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। सोच लो, लेना है या नहीं। मुझे सब पता है। मैंने पिछले कई हफ्तों से एक एक सिक्का बचाया है, सिर्फ इस दिन के लिए। आज मेरे राघव को 3 महीने का काम मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ दिन चैन की रोटी नसीब होगी। मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी में एक बार खीर बना लूं, ताकि हम दोनों साथ बैठकर मीठा खा सकें। ये लीजिए।
40 तांबे के सिक्के। अरे वाह कमला, तेरी बात सुनकर दिल खुश हो गया। चलो आज तुम्हारे लिए खीर के चावल ही सही। ये लो 50 ग्राम बासमती चावल, और हाँ, तांबे के सिक्के तो पूरे हैं। फिर कमला खीर के चावल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ माँ सरस्वती की मूर्ति आ जाती है। राघव, अब मंदिर का काम अंतिम चरण में है। यह जो मूर्ति है, इसे तुम मेरे घर ले जाकर सुरक्षित रखो। हम 1 सप्ताह में मंदिर में स्थापना करेंगे। मगर सुनो, ये कोई आम मूर्ति नहीं है। ये कीमती है, दुर्लभ है और आस्था से जुड़ी है। अगर इस मूर्ति को कुछ भी हुआ तो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ठेकेदार जी, मैं इसे अपने सिर पर रखकर भी ले जाऊं, लेकिन मूर्ति को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मेरे लिए भी ये भगवान की सेवा जैसा है। राघव उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और राघव मूर्ति के साथ गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या कर डाला तूने राघव? तुझे कहा था ना, संभाल कर ले जाना। ये मूर्ति लाखों की थी और तूने इसे ऐसे गिरा दिया जैसे कोई मिट्टी का खिलौना हो। माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, सच कहता हूं, मैंने पूरी कोशिश की। किसी ने सड़क पर केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया था। मैंने देखा ही नहीं और पांव फिसल गया। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा नुकसान है, पर मेरी नीयत में कोई खोट नहीं थी। तू समझता है माफी मांगने से नुकसान भर जाएगा? तुझे क्या लगता है तेरे जैसे निकम्मे लोग इस तरह की जिम्मेदारी निभा सकते हैं? ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं थी, ये मेरी प्रतिष्ठा थी, मेरी मेहनत थी, और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। मेरे पास देने को कुछ नहीं है ठेकेदार जी। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल होता है, पर अगर आप चाहें तो मैं मजदूरी करके धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। तुझे लगता है मैं इतना बड़ा नुकसान चुपचाप सह लूंगा? सुन, 1 महीने की मोहलत देता हूं तुझे। अगर इस मूर्ति की कीमत नहीं चुका सका तो तुझे और तेरी बीवी को इस गांव से बाहर फेंक दिया जाएगा। तेरा घर भी बेच दूंगा, समझा? अब जा, और जब तक मेरे पैसे ना हों मेरी आंखों के सामने मत आना। तेरी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है। ठीक है ठेकेदार जी, मैं चला जाता हूं, पर भगवान गवाह है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी पत्नी को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो कितना खुश थी, और अभी तो बेचारी मेरे लिए खीर बना रही होगी, इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज यह सिला दिया? मैंने आज तक नशा नहीं किया, ना कभी किसी के साथ गलत किया, और ना ही किसी का अहित चाहा। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वह खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी। पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा भगवान? अब मैं क्या करूं भगवान? अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा भगवान। ऐसा कहते ही राघव भगवान के सामने अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है, पर राघव घर नहीं लौटता। कितनी देर हो गई है, अब तो सूरज भी ढलने को है और वो अभी तक घर नहीं लौटे। आज मैंने उनकी पसंद की खीर बनाई थी, कितनी खुश हो जाते हैं वो जब मैं खीर बनाती हूँ। कहते हैं, कमला, तुम्हारे हाथ की खीर में तो माँ जैसा स्वाद है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही देरी हो गई है। इतना भी क्या काम आ गया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कुछ लाए हों? शायद कोई साड़ी, या फिर वो चांदी की पायल जो पिछली बार बाजार में देख रही थी। वो तो कुछ भी लाएं, मुझे तो उनका भाव ही सबसे प्यारा लगता है। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। कमला इंतजार करती ही रह जाती है, पर राघव नहीं आता है। वहाँ से 2 औरतें गुजर रही थीं और कमला को देखकर कहती हैं, किसकी राह देख रही हो कमला? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मार मार कर काम से निकाल दिया गया है? काम से निकाल दिया? ये क्या कह रही हो बहन? अरे तुम्हें नहीं पता क्या?
अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने सरस्वती माँ की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया है और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से ब्याह किया है। शांत हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं, कुछ भी कह लो, पर मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने यह बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहे थे। ऐसा कहते ही वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं और कमला राघव का रात भर इंतजार करती रहती है। सुबह हो जाती है पर राघव नहीं आता। राघव को सपना आता है। सपना था माना कि ठेकेदार जी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे उनके बारे में यह सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा घटिया सपना देख भी कैसे सकता हूं? अरे बेटा राघव, तुम यहाँ मंदिर के आंगन में क्या कर रहे हो? ये रात भर तुम यहीं पर सोए थे क्या? तुम्हारा तो बिस्तर भी नहीं दिख रहा। कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई? हाँ पंडित जी, रात को बस यूं ही मंदिर में बैठा था। मन बड़ा अशांत था, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। नींद में ही यहीं लेट गया और सो गया। बेटा, ये कोई जगह है रात बिताने की? तुम्हारी पत्नी कमला तो रात भर परेशान रही होगी। कितनी बार बाहर आंगन तक आई होगी कि शायद दरवाजे पर तुम्हारी आहट सुनाई दे। उसका दिल कितना घबराया होगा, ये सोचा है तुमने? आप सही कह रहे हैं पंडित जी, पर मैं घर जाकर भी क्या करता, किस मुंह से जाता? कल जो कुछ हुआ वो पूरे गांव में फैल गया होगा। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे। खुद पर ही शर्म आ रही है। राघव, जीवन में ऐसा समय आना स्वाभाविक है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हम खुद से और अपनों से दूर भाग जाएं। और सुनो, मैंने भी सुना है कि कल जो घटना घटी वह वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं थी। क्या मतलब पंडित जी, आप किस बारे में कह रहे हैं? कल मंदिर के पास तुम जिस केले के छिलके पर फिसले थे ना, वो किसी राहगीर ने नहीं फेंका था। जानकारी मिली है कि वह छिलका ठेकेदार ने ही खाकर वहीं फेंक दिया था। अब जब यह बात सामने आई है तो गांव के मुखिया जी और पंचायत के बाकी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। क्या सच में? पंडित जी, अगर यह सच है तो मानो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो बस यही सोच सोचकर घुला जा रहा था कि लोग मुझे ही दोष देंगे। अब थोड़ी उम्मीद जगी है। हाँ बेटा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर तुम निर्दोष हो तो न्याय जरूर होगा। पंडित जी, एक बात पूछूं, आपने आज सुबह कहीं किसी के घर में आग लगी देखी क्या? खासकर ठेकेदार के घर की ओर से आते वक्त? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात तो नहीं दिखी। मैं तो अभी उसी रास्ते से आया हूँ। ठेकेदार के घर के बाहर सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं कुछ देखा क्या? नहीं, देखा तो कुछ नहीं। बस आज सुबह आंख खुलने से पहले एक अजीब सा सपना देखा। सपने में ठेकेदार का घर जल रहा था। चारों तरफ धुआं और आग की लपटें थीं। लोग भाग दौड़ कर रहे थे और मैं उस आग को बस देखता रह गया। कभी कभी सपने भी संकेत होते हैं बेटा। हो सकता है यह भगवान का कोई इशारा हो, या शायद तुम्हारे मन की बेचैनी का ही प्रतिबिंब। लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। मैं भी ठेकेदार के घर पर नजर रखूंगा। जी पंडित जी, शायद यही ठीक होगा। अरे जल्दी जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। यह देखो गांव वालों, ये मनहूस राघव है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगाई है। तू तो नहीं बचेगा। तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं ठेकेदार जी, मैंने यह सब नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। खुद की गलती दूसरों पर मत थोपो। ठेकेदार। अरे मुखिया जी,
आप नहीं जानते ये राघव कितना बड़ा दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जिसने कल केले को खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा मूर्ति लेकर जा रहा था। तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने की जगह इस बेचारे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूं और किसी और ठेकेदार से यह काम करवा लूंगा। तुम चिंता मत करो राघव, अब तुम्हें पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ। कल से तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह परेशान हो रही होगी। अब जाओ। आपका धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद राघव घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी घटनाएं बताता है। चलो, अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से कर्जे में पड़ जाते। अब ये सब छोड़ो भाग्यवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए खीर गर्म करके लाती हूँ। तुमने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं और देखते ही देखते रात भी हो जाती है और राघव को एक सपना आता है जिसे देखकर वो झटपटाने लगता है। ए जी, उठो जी, आप इतना झटपटा क्यों रहे हो? उठो। ए जी, सुनते हो क्या? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ, पता है, जब मैंने मंदिर में जाकर अपना माथा पीटा तो मैं बेहोश हो गया था और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो यह भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा कमला, जल्दी चलो यहाँ से। राघव और कमला घर से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद ठेकेदार आता है मशाल लेकर। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहां से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही स्वाहा हो जा। ठेकेदार आग लगाने ही वाला होता है, तभी गांव वाले और मुखिया जी आ जाते हैं। आप यहाँ पर? और आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? हमें राघव यहाँ लेकर आया है। जब तुमने यह योजना बनाई थी तो राघव ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ राघव जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने लेकर जाना। अब वहीं इसका निर्णय करेंगे। लगता तो ऐसा ही है कमला। कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा, और वह भी सच हो गया। मुझे तो लगता है यह भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेंट में दी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो अब मेरा सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। ए जी, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए। सूरज सिर पर चढ़ आया है और आप हैं कि अभी तक सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। क्या करूं कमला, नींद ही कुछ ऐसी मीठी आ रही थी और ऊपर से सपना भी इतना अच्छा चल रहा था कि उठने का मन ही नहीं किया। अच्छा, इतना भी क्या खास सपना था जो मेरे आवाज देने पर भी उठे नहीं? बताइए ना, क्या देख रहे थे आप? सपना कुछ ऐसा था कि हम दोनों अचानक बहुत अमीर हो गए हैं। किसी पुराने खजाने का पता चल गया है और हमारे हाथ वो लग भी गया।
हमारे पास ढेर सारी सोने की मुद्राएं हैं और अब हमारी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी आज है। अरे वाह, कितना अच्छा सपना देखा आपने। लेकिन अफसोस, सपना तो सपना ही होता है ना। हाँ, यही तो दुख है। ऐसे सपने अगर सच हो जाया करें तो हमारी किस्मत ही बदल जाए। पर एक बात बताइए राघव जी, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मतलब क्या सच में हम अमीर बन सकते हैं? अरे कमला, तुम भी ना। मैंने कहा ना, यह सब सिर्फ एक सपना था। हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आपको तो अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं ना। हाँ कमला, पिछले 2 दिनों से जो भी सपना देखा वह सच में कुछ हद तक सच ही निकला। तो फिर ये सपना भी शायद सच हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी बताइए, आपने खजाना कहाँ देखा था सपने में? सपना थोड़ा धुंधला था, लेकिन इतना याद है कि वो एक बंजर खेत था। चारों तरफ सूखी मिट्टी थी, कोई हरियाली नहीं, पर उसके ठीक बीच में एक अजीब सा पौधा उगा हुआ था जो बाकी सब पौधों से बिल्कुल अलग था। और वही पौधा उस खजाने का इशारा था। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सपना यही कह रहा था कि उसी पौधे के नीचे खजाना दबा हुआ है। लेकिन हमारे गांव में तो कई बंजर जमीनें हैं। 1-2 नहीं, 6-7 जगहें हैं जहां सालों से कुछ नहीं उगा। और अगर वह जमीन हमारे गांव की नहीं किसी दूसरे गांव की हुई तो फिर तो ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो है, लेकिन खजाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाग्य ने जब इशारा किया है तो पीछे क्यों हटें? सही कहा कमला। चलो देर ना करें, एक एक बंजर जमीन की पहचान करते हैं और खजाने को खोज निकालते हैं। उसके बाद कमला और राघव दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने निकल पड़े। धूप तेज थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। राघव जी, इतनी दूर चलने के बाद भी हमें वो जमीन नहीं दिख रही। आपने पक्का यही सपना देखा था ना? हाँ कमला, बिल्कुल देखा था। वही सूखी सूखी जमीन जिसमें दूर तक कोई हरियाली नहीं थी। वो सपना इतना सजीव था जैसे सब सच में घट रहा हो। लेकिन हमने तो गांव के सारे कोने कोने छान मारे, कोई भी जमीन वैसी नहीं दिख रही जैसी आपने बताई। अब तो लगने लगा है कि कहीं वो सपना सिर्फ सपना ही ना हो। नहीं कमला, वो कोई आम सपना नहीं था। उसमें कोई संकेत था, कोई दिशा। हो सकता है वो जमीन हमारे इस गांव में ना हो, शायद बगल के गांव में हो। तो दूसरे गांव में? लेकिन हम किस गांव में जाएं? आसपास तो कई गांव हैं और हम दोनों के पास समय और साधन भी तो सीमित है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हो, लेकिन मुझे याद आया, गांव के उत्तर की तरफ एक जमीन है जिसे लोग वर्षों से छूते भी नहीं। कहते हैं वहां कुछ उगता ही नहीं। शायद वही हो सकती है। अरे हाँ, मुझे भी याद आया, वो जमीन बिल्कुल वीरान है और कोई वहाँ जाता भी नहीं। चलिए एक बार उसे भी जाकर देख लेते हैं, क्या पता वही हमारी तलाश का अंत हो। हाँ चलो, हो सकता है किस्मत अब साथ दे रही हो। अगर वो जमीन वही है तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। उसके बाद राघव और कमला दोनों उस जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह दोनों उस जमीन पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन पर सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। देखो कमला, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। फिर वे दोनों पौधे को हटाकर वहां पर खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहां सच में एक संदूक रखा था। जब वे उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना निकलता है। हे भगवान, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतना सोना, इतना तो मैंने अपने पूरे जीवन में सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये सच है या कोई सपना चल रहा है? मैं तो जैसे इस पल में यकीन ही नहीं कर पा रही। कमला, ये कोई सपना नहीं है। ये वही सपना है जो हम सालों से देखते आ रहे थे और आज जाकर वो सपना हकीकत बन गया है। अब वो दिन चले गए जब हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। अब वो दर्द नहीं रहेगा। अब हमारे दिन फिर गए हैं।
हाँ, ये तो सच है, लेकिन कहीं ये सब खो ना जाए, मुझे डर लग रहा है। अगर हम इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर गांव में जाएंगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे? कल तक जो हमारे साथ बैठकर सूखी रोटी खाते थे, आज अगर हमें सोने में लिपटा देखेंगे तो शक नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गांव वाले हमारे पीछे पड़ जाएं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी की नजर इस खजाने पर पड़ जाए और वे इसे हमसे छीन लें। तुम सही कह रही हो कमला। ये दौलत जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा है इसका बोझ और खतरा। एक उपाय है, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। गांव छोड़ देना? ये आप क्या कह रहे हो राघव? इस गांव में तो हमने अपना पूरा जीवन बिता दिया। यहाँ की मिट्टी में हमारे रिश्ते हैं, यादें हैं। मैं जानता हूँ कमला, मुझे भी तकलीफ हो रही है, पर सोचो, अगर हम यहीं रहे तो ये दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। लोग हमारा पीछा करेंगे, सवाल करेंगे और कुछ तो शायद हमसे दुश्मनी भी पाल लें। हमने ये सब किसी से छीना नहीं, ये हमें किस्मत से मिला है। लेकिन दुनिया को ये बात कौन समझाएगा अगर हम किसी नए गांव में जाकर बसें जहां कोई हमें जानता तक नहीं, तो हम वहां एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वहां हमें कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। लोग तो हमें जन्म से ही अमीर समझेंगे और हम शांति से अपना जीवन बिता सकेंगे। शायद आप सही कह रहे हो। ये दौलत बचाने के लिए हमें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी ही होगी। ऐसा कहते ही वे दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं, यह सोचकर कि अब वह अपना जीवन खुशी से अमीरों वाली तरह से बिताएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके दरवाजे पर कौन सी मुसीबत दस्तक दे बैठी थी। महाराज, मैं अत्यंत गर्व के साथ ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमने उस धूर्त चोर को पकड़ लिया है, जिसने हमारे राजकोष से भारी मात्रा में धन चुराकर भागने का दुस्साहस किया था। बहुत अच्छा मंत्री जी, आपने और आपके सैनिकों ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। ऐसे अपराधियों को दंडित करना आवश्यक है ताकि राज्य की मर्यादा बनी रहे। देखो, अगर तुमने हमारे खजाने का सारा धन कहां छिपाया है ये तुरंत और सच सच बता दिया तो शायद मैं तुम्हारी सजा में कुछ नरमी बरतने का विचार कर सकता हूं। लेकिन यदि तुमने झूठ बोलने या बात को टालने की कोशिश की तो याद रखो, तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उन्हें हमारे महल के कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। हे महाराज, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। सच कहूं तो ये सारा षड्यंत्र मेरे एक मित्र का रचा हुआ था। उसने मुझे लालच और झूठे वादों में फंसा दिया था। अगर आप सचमुच न्याय करना चाहते हैं तो उस धोखेबाज को पकड़िए जिसने मुझे इस अपराध में धकेला। वही असली अपराधी है महाराज। कृपा कीजिए, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस अपराध में फंसाया जा रहा है। मुझे जीवन दान दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। तुमसे किसने कराया यह या किस लिए किया ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। मेरा धन कहां है ये बताओ। जी महाराज, वह धन मैंने पास के ही गांव में एक बंजर जमीन पर गाड़ रखा है और उसके ऊपर मैंने एक जंगली पौधा लगाया है ताकि मुझे खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है मंत्री जी, आप इसके साथ जाइए और खजाने को लेकर आइए। उसके बाद इस चोर का फैसला किया जाएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही मंत्री उस चोर के साथ उस स्थान पर जाता है जहां पर चोर ने खजाने को गाड़ा था। भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। देख के तो लगता है कि अभी अभी खोदा गया है। ऐसा कहते ही सैनिक चोर को ले गए और मंत्री जी उस चोर को खोजने में लग गए। उन्होंने उस गांव का चप्पा चप्पा देखा, पर वो चोर नहीं मिला तो मंत्री जी पास के ही एक गांव में चले गए। अरे मित्र, सुना क्या? हमारे गांव में एक बहुत धनी लोग आए हैं और उन्होंने वह घर खरीद लिया है जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई व्यापारी होगा जिसके महाराज के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। तो हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए। फायदे में रहेंगे। सही कहा मित्र। मंत्री उनकी यह बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर चला जाता है। जी कहिए महास्या, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। पता चला है कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी हैं, तो हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है। अरे नहीं नहीं मंत्री जी,
मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। यह तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा के हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सारा धन बचा के रखा आने वाले भविष्य के लिए, बस और कुछ नहीं। तो क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं। आपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, पर अभी नहीं। इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अच्छा, तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ? वह क्या है? ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा कर देना पड़ता है, परंतु वह सुविधा भी आपको दी जाएगी जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। बस इसीलिए मुझे आपका खजाना देखना है। अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। हाँ, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यह वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था, और जरूर यह उस चोर का ही साथी होगा। माफ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। महाराज के पास? परंतु क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितना कर लगाए जाएंगे और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। महास्य, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए। वह सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वह बेचारी चिंता करती रहेगी। उसके कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी बाजार से आ जाती है। यह व्यक्ति कौन है राघव? क्या यह आपके कोई पुराने मित्र हैं या किसी विशेष काम से आए हैं? नहीं नहीं कमला, यह मेरे मित्र नहीं है। दरअसल ये महाराज के दरबार से भेजे गए सेवक हैं। राज्य के कुछ आवश्यक कार्यों के संबंध में चर्चा करनी है, इसलिए मुझे अब भी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। ठीक है राघव, आप निश्चिंत रहिए। क्या आप ही वे मंत्री जी हैं जिनके बारे में पूरे शहर में चर्चा हो रही है? जब मैं आज बाजार गई थी तो सभी लोग यही कह रहे थे कि कोई चोर राजकोष से भारी मात्रा में धन चुराकर उसे एक बंजर जमीन में गाड़ गया था। अब वह खजाना भी गायब हो गया है और मंत्री जी उसी रहस्यमयी चोर की तलाश कर रहे हैं। चोर की तलाश? कमला, तुम ये क्या कह रही हो? कहीं तुम उस खजाने की बात तो नहीं कर रही जो हमें हाल ही में मिला था? तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम दोनों ही उस चोरी के बारे में जानते हो। अब भागने या झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। बेहतर होगा कि तुम शांति से मेरे साथ महल चलो। मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। हमें वह खजाना गड़ा हुआ मिला था और हमने यह सोचा कि यह कोई छोड़ा हुआ पुराना धन होगा। हमें नहीं मालूम था कि वह खजाना दरअसल राजकोष से चुराया गया है। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? जिस जमीन में वह खजाना गढ़ा था वह जमीन तुम्हारी नहीं थी, तो फिर तुम वहां गए ही क्यों? और क्या सोचकर तुमने उस विशेष जगह को खोदना शुरू किया जिसे पहले से पता न हो कि खजाना कहाँ गड़ा है? वह इतनी सटीक जगह पर जाकर खुदाई नहीं करता। यह तो साफ जाहिर है कि तुम्हें पहले से सब पता था, और यह तभी संभव है जब तुम चोर के साथ मिले हुए हो। मंत्री जी, मैं अपनी पत्नी को इस सब से दूर रखना चाहता हूँ। यह सब मेरी गलती है। मेरी ही लालच ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। कमला को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृपया आप इसे क्षमा कर दीजिए और जो भी सजा देनी हो मुझे दीजिए। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ठीक है। मैं अभी तुम्हें महाराज के दरबार में लेकर चलता हूं। वहां निर्णय लिया जाएगा। महाराज, यह रहा वो चोर जिसके साथ मिलकर उस चोर ने संदूक चुराया था। तो तुम हो? सैनिकों, उस चोर को यहां लेकर आओ। क्या यही है वह जिसके साथ तुमने मिलकर चोरी की थी? जी महाराज, यही है, यही है। इसकी लंबाई और कदकाठी उसी के जैसी है और वह आंखें भी वैसी ही हैं महाराज। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या?
महाराज, मैं बस इतना ही कहूंगा, इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था। वह तो बेचारी मासूम है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटिएगा महाराज। ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए कारागार में। एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? ये क्या कह रहे हो मित्र? तुमने मेरे साथ मिलकर चोरी की तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूँ मित्र? ये लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे ही सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने और इन्हें परेशान करने के लिए ये झूठी कहानियां बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी नहीं है। तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वह तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहे? और नहीं तो क्या। पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए, और उससे भी हैरानी की बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है? हाँ, मैं कहूंगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जाने दो। अरे क्यों नहीं करूंगा? ये लोग बेवकूफ हैं, मैं नहीं। तुम कहो तो सही। मुझे सपने आते हैं जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूँ। भविष्य वाले सपने? ये क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तुम्हारी बातों का विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है मित्र। पर तुम मुझे बहुत सीधे साधे लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूं। अरे ये क्या मित्र, तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र उठो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? तुमने कोई बुरा सपना देखा? हाँ, मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और वह पीकर मर जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। अरे तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? प्राण तो महाराज के संकट में है, ना कि तुम्हारे। नहीं, महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो यह राज्य बहुत संकट में आ सकता है। तुम नहीं समझोगे। सैनिकों, सैनिकों, उठो। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? पानी खत्म हो गया है क्या? पानी खत्म हुआ है? पानी नहीं खत्म हुआ है, महाराज के प्राण खतरे में हैं। क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में हैं? और तुझे कैसे पता चल गया? कोई सपना देखा क्या? वो मैं बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि महाराज को जहर देने वाले हैं उनके शरबत में। तुझे हम मूर्ख लगते हैं क्या? अगर बाजार में तूने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा? अभी क्यों कह रहा है? छोड़ दे भाई, ये तेरी बात नहीं समझेंगे। बोलकर कोई फायदा नहीं है, सो जा। पर महाराज। देख भाई, तू जो कर सकता था तूने वो किया। इससे ज्यादा अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब सो जा। ऐसा कहने के बाद चोर सो जाता है और राघव तो रात भर परेशान रहता है और सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद राघव को महाराज के पास बुलाया जाता है। महाराज, आप जिंदा हैं? तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? नहीं महाराज, वह तो बस मुझे एक बुरा सपना आया था, इसलिए। यही ना कि हमें किसी ने जहर देकर मार डाला? हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? जब कल हमने तुम्हें कारागार में डाला तो तुम्हारी पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हें सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। हमें पहले तो लगा कि वह तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, पर जब तुमने सैनिक से महाराज को जहर देने वाली बात कही तो सैनिक मेरे पास आया और उसने मुझे यह बात बताई। जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब मैंने उसे शरबत पीने को कहा तो वह डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच बता दिया। और इसीलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वह खजाना तुमने अपने सपने में देखा था। तुमने चोरी नहीं की है, इसीलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं छोड़ा है, तुमने हमारी जान बचाई है। इसीलिए वह घर जिसे तुमने हमारे राजकोष से खरीदा, वह घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं। और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा।
मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे घर जाकर कमला को यह खुशखबरी देनी है। वह बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसा कहते ही राघव घर चला जाता है और कमला को सारी बात बता देता है। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है और इसी खुशी में वह दोनों मंदिर जाकर भगवान को शुक्रिया करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, विश्वास और धैर्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाते हैं। अगर मन में सच्चाई हो और भरोसा हो तो हर समस्या का हल मिल ही जाता है।